आज के इस वीडियो का मुद्दा है प्री रेंडरिंग। हम लोग देखेंगे प्री रेंडरिंग किस तरह से नेक्स्ट.जेएस में काम करती है। लेकिन ये प्री रेंडरिंग होती क्या है ये पहले समझ लेते हैं। जब आप एक टिपिकल रिएक्ट वेबसाइट को विजिट करते हैं तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपको शिप करी जाती है, लेकिन वो जो HTML होती है उसके अंदर सारा का सारा पेज का कंटेंट नहीं होता है। React.js का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट.जेएस करता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को प्री रेंडर्ड पेजेस भेजता है, जिससे कि आपकी SEO बरकरार रहे, आपकी वेबसाइट के अंदर जो सोशल मीडिया बॉट्स और उसी के साथ साथ सर्च इंजन्स विजिट कर रहे हैं उनको कंटेंट मिल सके, उनको पता चल सके कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। एक रिएक्ट एप्लीकेशन फ्रंट एंड पर रेंडर होती है जावास्क्रिप्ट की सहायता से, जिसका मतलब ये है कि अगर फॉर सम रीज़न जावास्क्रिप्ट कहीं पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो पेज का कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट.जेएस इस्तेमाल करता है प्री रेंडरिंग की दो प्राइमरी स्ट्रैटेजीज को। पहला है सर्वर साइड रेंडरिंग और दूसरा है स्टैटिक साइट जनरेशन। सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर होता यह है कि आपका जो सर्वर है वो क्लाइंट को भेजता है सारा का सारा डेटा, और आपका जो क्लाइंट है वो जैसे जैसे सर्वर से बात करता जाएगा वैसे वैसे सर्वर क्लाइंट को डेटा भेजता जाएगा। स्टैटिक साइट जनरेशन के अंदर होता यह है कि जो आपकी पूरी नेक्स्ट.जेएस की साइट है उसका सिर्फ फ्रंट एंड बंडल एक पूरा स्टैटिक साइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि आप CDN की सहायता से या फिर किसी भी एक ऐसी सर्विस की सहायता से जो कि बहुत फास्ट पेजेस को सेंड कर सकती है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो और उसके सहायता से बहुत स्पीडी वेब पेजेस की डिलीवरी कर सकते हो। अब अगर आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप लोग इस कोर्स में बने रहो, मैं ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे करनी है, स्टैटिक साइट जनरेशन कैसे करना है और कौन सी मिसलेनियस स्ट्रैटेजीज नेक्स्ट.जेएस के अंदर, सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कौन सी कब इस्तेमाल करनी है एक ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग स्टैटिक साइट जनरेशन तब इस्तेमाल करें जैसे कि आप लोग अगर ब्लॉग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉग्स का कंटेंट बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, इसलिए आप लोग वहाँ पर स्टैटिक साइट जनरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो पेजेस जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से कंटेंट चेंज होता है, जैसे कि आपके फेसबुक की फीड या फिर किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट की फीड या फिर आपके ट्विटर की फीड या फिर वो डेटा जो कि लाइव अपडेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लाइव न्यूज़, वहाँ पर आप लोगों को सर्वर साइड रेंडरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ स्टैटिकली जनरेट नहीं कर सकते आप पहले से, क्योंकि लाइव चेंज हो रहा है डेटा। हम लोग देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो आ चुका है समय प्री रेंडरिंग को समझने का। मैं जल्दी से यहाँ पर yarn dev लिखकर अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को यहाँ पर प्री रेंडरिंग के बारे में बताऊँगा। देखो यार होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक ब्लॉग है, ठीक है, codewitheri.com, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग लिखता हूँ सिर्फ, किसी का ब्लॉग तो आएगा, कोई ना कोई ब्लॉग आएगा, ठीक है। मान लो ये ब्लॉग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो मैं ये एक पोस्ट खोलता हूँ कोई रैंडम सा, ठीक है, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है, ये कोई ब्लॉग है, इसका मैंने पोस्ट खोल लिया। अब अगर मैं एक इंसान हूँ तब तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ, व्हाट इज़ अ ब्लॉग पोस्ट इज़ एनी आर्टिकल। और अगर मैं बॉट हूँ तो मैं क्या इसको पढ़ूंगा? नहीं, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। मैं अगर बॉट हूँ तो मैं इसको पढ़ूंगा जो कि इसका पेज सोर्स है, ठीक है। क्या मुझे इन्फॉर्मेशन देखने को मिले कि ब्लॉगिंग में मीन डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर नीश, ठीक है, देखते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है ये चीज़ जावास्क्रिप्ट से आ रही हो सकता है कोई API हो जो कि इसको पॉपुलेट कर रही हो, और हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी ये HTML का पार्ट हो। देख लेते हैं। हाँ, ये HTML का पार्ट है, आप देखो एक पैराग्राफ टैग है। तो अगर मैं एक बॉट हूँ तो सिर्फ HTML को फैच करके, मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट करना इस बात को, मैं जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ HTML को यहाँ पर देख कर, HTML के कंटेंट को समझ कर मैं ये पता लगा सकता हूँ इस ब्लॉग में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये बेहतर है या फिर मुझे जावास्क्रिप्ट यहाँ पर रन करनी चाहिए? अगर मैं जावास्क्रिप्ट रन करूँगा तो उसके नुकसान क्या है? पहला नुकसान, अगर आपकी API किसी भी रीज़न से डाउन है और आपकी वेबसाइट यहाँ पर आप किसी ने मान लो रिलोड करा पेज या फिर पहली बार लोड ही करा पेज, तब क्या होगा? अगर आपकी API डाउन है तो यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डेटा तो API से आ रहा है ना। तो अगर API डाउन है तो यहाँ पर क्यों देखने को मिलेगा कुछ? तो ये एक सबसे बड़ा डाउन साइड है, ठीक है। दूसरा डाउन साइड क्या है? बॉट्स सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बॉट का मतलब कोई बुरी चीज़ है। बॉट का मतलब यहाँ पर अच्छी चीज़ भी हो सकती है। बॉट का मतलब गूगल का बॉट भी हो सकता है। बॉट का मतलब सोशल मीडिया बॉट भी हो सकता है। आपको क्या लगता है फेसबुक, लिंक्डइन या फिर ट्विटर, ये सब लोग मैनुअली थोड़ी ना बिठाते हैं लोगों को किसी भी लिंक का जो टेक्स्ट, कभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप कुछ भेज रहे हैं, आप लिंक पेस्ट करते हैं, उसके नीचे लिंक के अंदर क्या है इसकी एक झलक आपको देखने को मिलती है आप जब भी पेस्ट करते हो। तो उसी के साथ साथ आपने ये देखा होगा फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट करते हो तो
लिंक आप डालते हो तो लिंक के नीचे इमेज पॉपुलेट हो जाता है और कंटेंट भी थोड़ा बहुत पॉपुलेट हो जाता है। तो वो चीज़ कैसे की जाती है, तो जो बॉट होता है हमारा वो पेज सोर्स को रीड करता है, और क्योंकि पेज सोर्स को रीड कर रहा है तो यहाँ पर अगर कंटेंट देखने को मिलता है तो अच्छी बात है। बॉट कभी भी इतनी मेहनत नहीं करेगा, कर भी सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक बेसिक बॉट आपके कंटेंट को रीड तब कर पाएगा जब आपका कंटेंट बिना जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किए ही विजिबल है। और मोस्ट ऑफ द HTML बॉट्स जो होते हैं जो कि कंटेंट को रीड करके लेकर आते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपकी वेबसाइट ही रीड नहीं करनी है, उनको और भी बहुत सारी वेबसाइट्स रीड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गूगल के बॉट की बात करें तो गूगल का जो बॉट होता है वो आपको बड़े आराम से यहाँ पर, जैसे कि ये कंटेंट है, ये दिखा देगा अगर आपने कोई भी लिंक पेस्ट किया, और उसका रीज़न क्या होगा, कैसे दिखा पाएगा वो दिखा पाएगा इस कंटेंट को रीड करके जो कि आपके पेज सोर्स में होता है। तो हमें एक चीज़ इंश्योर करनी है Next.js से कि हमारा जो कंटेंट है वो HTML में भी हो। क्या हंटिंग कोडर के साथ अभी ऐसा है, मैं डार्क थीम ऑन कर लेता हूँ, हंटिंग कोडर के साथ यार अभी ऐसा नहीं है। अगर मैं ये फ्लास्क वाला ब्लॉग खोलूँ और आपको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर लेकर जाऊँ और मान लो मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लास्क ही लिखता हूँ, सिर्फ फ्लास्क वर्ड ही नहीं है मेरे कंटेंट में, तो ज़रा सोचो अगर मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहता हूँ और गूगल को देखने को मिलता है कि मेरे सोर्स कोड में फ्लास्क भी नहीं है, फ्लास्क शब्द का जिक्र भी नहीं है, गूगल तो यही समझेगा ना, वो जावास्क्रिप्ट को रन थोड़ी ना करेगा। तो जावास्क्रिप्ट को अगर रन नहीं किया जाएगा तो मेरा ब्लॉग फ्लास्क के बारे में है ही नहीं, ठीक है, फ्लास्क का जिक्र भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट का जिक्र है क्या, जावास्क्रिप्ट का जिक्र भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे कंटेंट में अगर आप लोग देखो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्री रेंडरिंग की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं Next.js के अंदर ताकि हमारे पेज सोर्स के अंदर ये कंटेंट दिखे। अब ऐसा दो तरह से हो सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग मेरे सोर्स कोड में देखें और मैं आप लोगों को अगर लेकर चलूँ अपने ब्लॉग पोस्ट पेज पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से बाद में कंटेंट को फेच कर रहा हूँ API से, ठीक है। मैं ये काम अगर पहले से करके रखना चाहता हूँ तो मुझे हार्ड कोड करने पड़ेंगे पेजेस ब्लॉग पोस्ट के अंदर। यार 3 ब्लॉग्स हैं हमारे, लेकिन ब्लॉग पोस्ट के अंदर सिर्फ एक मैंने यहाँ पर कंपोनेंट बनाया हुआ है और वो कंपोनेंट सब चीज़ों की देखभाल कर रहा है। वो यहाँ पर हमारा स्लग उठाकर जितने भी हमारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं हमारे ब्लॉग डेटा के अंदर उनको पॉपुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है कि जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा अगर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे रन करूँगा। तो Next.js हमें क्या प्रदान करता है, Next.js हमें 2 तरह की प्री रेंडरिंग स्ट्रैटेजीज प्रदान करता है। पहली है हमारी स्टैटिक साइट जनरेशन और दूसरी है हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करूँ और दोनों को समझना, बहुत आराम से समझना, ताकि यार अगर आप लोग क्योंकि नहीं समझे ना अगर, तो फिर आगे बढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। मैं ज़रा डार्क मोड हटा लेता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड है गूगल का। देखो सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि आपकी जो HTML फाइल्स हैं वो सर्वर पे पहले हाइड्रेट हो जाएंगी। हाइड्रेट का मतलब कि अगर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है जिसमें जावास्क्रिप्ट का जिक्र भी नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगी जिसमें कंटेंट का जिक्र है। यहाँ पर कंटेंट का जिक्र हो रहा है, देखो यहाँ पर ये हाइड्रेट हुआ हुआ पेज है, ठीक है। अब आप लोग अगर सर्वर पे यहाँ पर रन करते हो, एक HTML पेज पहले आप जनरेट करोगे और उसके बाद क्लाइंट को भेजोगे जिसमें कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। क्या आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा? नहीं, Next.js के अंदर ऑलरेडी है ये काम करने की शक्ति, ये काम करने का फीचर। इस फीचर का नाम है सर्वर साइड रेंडरिंग, यानी कि आपके सर्वर पे पहले पेज जनरेट होगा, एक ऐसा पेज जो कि SEO फ्रेंडली है, एक ऐसा पेज जिसके सोर्स कोड में कंटेंट का जिक्र है, और उसके बाद वो क्लाइंट को भेजा जाएगा ताकि क्लाइंट को जावास्क्रिप्ट रन करने की मेहनत ना करनी पड़े। आप कर सकते हैं चाहें तो, क्लाइंट पर जावास्क्रिप्ट रन होगी लेकिन कंटेंट को पॉपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट रन नहीं होगी। कंटेंट को पॉपुलेट करने का काम कौन अपने कंधे पर लेगा? ये जिम्मेदारी Next.js अपने कंधे पर ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ ये वाला पेज, तो इसमें देखो सारा का सारा कंटेंट है सोर्स कोड के अंदर, मेरे हंटिंग कोडर में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग प्रदान करा सकती है, ठीक है। अच्छा, सर्वर साइड रेंडरिंग में अगर मान लो कंटेंट चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने बैकएंड से कंटेंट चेंज कर दिया, मान लो मैंने ये जो मेरा कंटेंट है यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, मान लो मैंने कह दिया जावास्क्रिप्ट की जगह में फ्लास्क कह दिया, फ्लास्क इज़ ऑफन एब्रीविएटेड JS मान लो लिख दिया मैंने और चेंज कर दिया कंटेंट, तो क्या वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे अगर कोई नया यूज़र फैच करेगा? ऑब्वियसली होंगे यार, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो कहाँ पर जनरेट हो रहा है, वो मेरा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, मेरे सर्वर में जनरेट हो रहा है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, मैं क्लाइंट हूँ, मान लो ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ठीक है,
मैं क्लाइंट हूँ, ये सर्वर है। सर्वर क्या कह रहा है? सर्वर कह रहा है क्लाइंट तुझे जावास्क्रिप्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट पॉपुलेट करने के लिए, मैं हूँ तेरे लिए। सर्वर क्या कह रहा है? मैं हूँ तेरे लिए, मैं तुझे जो HTML दूंगा उसमें कंटेंट होगा गारंटी। यह है सर्वर साइड जनरेशन। अब क्लाइंट कहेगा सर्वर से तू कहाँ से लाएगा कंटेंट? सर्वर कहेगा मैं अपने एंड पे यहाँ पर मैं फेच कर लूँगा डेटाबेस से, ये सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर लेता हूँ। API से डेटा उठाने की और हाइड्रेट करने की पूरे पेज को, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्लाइंट खुश हो जाता है, कहता है ठीक है। अब यहाँ पर यह है सर्वर साइड जनरेशन। तो सर्वर साइड जनरेशन पर अब क्या हो रहा है? ऑन द फ्लाई जनरेट हो रहे हैं पेजेस। जैसे जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर क्या कर रहा है? एक रिक्वेस्ट आई, सर्वर जल्दी से सारा डेटा लेके हाइड्रेट करके वापस भेज दे रहा है। एक और रिक्वेस्ट आई, सर्वर जल्दी से सारा का सारा डेटा, मान लो फ्लास्क का ब्लॉग है तो flask.json रीड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट है तो ये वाली फाइल रीड कर रहा है, इस तरह से रीड वगैरह करके वो क्या कर रहा है? क्लाइंट को भेज दे रहा है। तो रियल टाइम में सब काम हो रहा है। अब बात करता हूँ मैं स्टैटिक साइड जनरेशन की, कि स्टैटिक साइड जनरेशन क्या होता है। सर्वर साइड रेंडरिंग की तो बात हमने कर ली यहाँ पे, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या है। सर्वर साइड रेंडरिंग इज एन एप्लीकेशंस एबिलिटी टू कन्वर्ट HTML फाइल्स ऑन द सर्वर इनटू अ फुली रेंडर्ड HTML पेज फॉर द क्लाइंट। मैं यहाँ पर Next.js का पेज खोलना चाहूँगा, ठीक है। Next.js का खोलता हूँ और यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग आप लोग देखो, दो तरह की प्री रेंडरिंग के फॉर्म्स के बारे में बात की हुई है, स्टैटिक साइड जनरेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग। हमने सर्वर साइड रेंडरिंग की बात कर ली। अब स्टैटिक साइड जनरेशन समझना क्या है। स्टैटिक साइड जनरेशन में क्या हो रहा है कि सर्वर कह रहा है कि यार देखो मैं तुम्हें पूरी की पूरी साइट जनरेट करके दे दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, मेरा कोई काम ही नहीं है। या फिर आप ये काम सिर्फ अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये जो हंटिंग कोडर है इस पूरी साइट को एक स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर दूंगा, सर्वर होगा ही नहीं फिर इसमें। ऑब्वियसली अगर आप लोग API यूज़ करना चाहते हो तो आपको सर्वर चलाना पड़ेगा, लेकिन फ्रंट एंड की बात हो रही है, फ्रंट एंड का एक बंडल बन जाएगा और आप लोग क्या करोगे, आप उसकी सहायता से एक स्टैटिक साइट जनरेट कर पाओगे। और स्टैटिक साइट क्या होती है? स्टैटिक साइट का मतलब कि जैसे कि मान लो आपकी एक इमेज है, वो एक स्टैटिक एसेट है, वो अपडेट नहीं हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ये Next.js का लोगो अगर मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं किसी भी इमेज को अगर ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ऐसा तो है नहीं कि आज ये HubSpot लिखा हुआ है कल चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए। अगर ये वाली फाइल पड़ी हुई है सर्वर पे तो यही पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कैश हो जाएगी मेरे ब्राउज़र में, एक CDN द्वारा कैश की जा सकती है। और ये जो स्टैटिक साइट की डिलीवरी होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। तो अगर मैंने स्टैटिक फाइल्स जनरेट कर ली, यानी कि हर पर्टिकुलर पेज के लिए .html जनरेट कर दी, तो क्या होगा? तो एक स्टैटिक साइट मेरे पूरे हंटिंग कोडर के लिए जनरेट हो जाएगी और एक पूरी स्टैटिक साइट को फिर मैं डिप्लॉय कर दूंगा। अब मेरी एक बात का जवाब देना, और वो ये है कि अगर मैंने मान लो चेंज कर दिया हंटिंग कोडर के किसी ब्लॉक को, मान लो मैंने यहाँ पर फ्लास्क कर दिया, तो क्या होगा? क्या स्टैटिक साइट जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, मैं नई स्टैटिक साइट जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, क्या वहाँ पर मुझे चेंजेस देखने को मिलेंगे? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि मैंने जब स्टैटिक साइट जनरेट करी थी तब ये सारा कंटेंट फ्रीज हो जाएगा, जो कंटेंट अवेलेबल है उसकी स्टैटिक साइट जनरेट हो जाएगी। और जब मैं डिप्लॉय करूँगा स्टैटिक फाइल को तो वो चेक नहीं करेगी मेरी हंटिंग कोडर के जो डेटाबेसेस हैं और यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं डाल रहा हूँ, इसको चेक नहीं करेगी। वो तो वहाँ पर फ्रीज हो गया डेटा, ठीक है, वहाँ पर वो डेटा फ्रीज हो गया। अब जब तक मैं रीडिप्लॉय नहीं करता हूँ तब तक वो स्टैटिक फाइल चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर दिक्कत है, सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है स्टैटिक साइट जनरेशन का, कि आपने एक बार स्टैटिक साइट जनरेट कर ली तो आप लोग उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक आप लोग उसको दोबारा रीडिप्लॉय ना करें। इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन भी होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि ये दो तरह की मेजर प्री रेंडरिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं Next.js के अंदर। और ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ क्या कर रही हैं? सर्वर साइड रेंडरिंग तो हर रिक्वेस्ट पर सर्वर एक HTML पेज जनरेट करके दे रहा है जिसके अंदर कंटेंट है। स्टैटिक साइट जनरेशन के अंदर कि ऑलरेडी हम पूरी साइट का जो हमारा स्टैटिक साइट है उसको जनरेट कर ले रहे हैं पहले से, और उसके बाद हम कहीं पर डिप्लॉय करते रहें, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको एक स्टैटिक साइट जनरेट करके दे दी और आपको सेंड कर दी आपके ईमेल पे, वो जिप फाइल जो है वो सेंड कर दिया मैंने आपको। अब मान लो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, जो कि मैं ऑब्वियसली करूँगा, हंटिंग कोडर को और बेहतर बनाऊँगा। तो क्या अगर आपने वो वाला पैकेज डिप्लॉय कर दिया तो आपका अपडेट थोड़ा ना होगा ऑटोमेटिकली? नहीं होगा अपडेट, क्योंकि यहाँ पर मैं चेंजेस करूँगा और वो आपके स्टैटिक साइट से उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ। अगर अभी ये क्लियर नहीं है किसी को, अगर आपको ये लगता है कि यार तो मुझे क्लियर ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है स्टैटिक साइट जनरेशन क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, यार होगा भी नहीं अभी जब तक आप लोग इसको करके नहीं देखोगे।
थियरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, और इसीलिए मैं एक हैंड्स ऑन पर्सन हूँ और मैं आप लोगों को ये चीज़ करके दिखाने में भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। तो चलेंगे अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन स्ट्रैटेजीज़ का प्रयोग किया जाता है। एक एक करके इन स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे। सबसे पहले सर्वर साइड रेंडरिंग को देखेंगे और उसके बाद स्टैटिक साइड जनरेशन को देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह से की जाती है। सो अभी तक अगर आपने Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.